आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस का चैप्टर। मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस का चैप्टर डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस के चैप्टर में दो तरह की प्रोग्रेशंस है, एक को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले देख लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अगर आपके पास कुछ सीरीज ऑफ नंबर लिखे हुए हो, मिसाल के तौर पर 5, 7, 9, 11, या आपके पास कुछ सीरीज में नंबर लिखे हुए, मिसाल के तौर पर 2, फिर 10, फिर 18, फिर 26, या आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हो 4, फिर लेट से 14, फिर 24, फिर 34। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे यहाँ पर कि पहले केस में क्या हो रहा है कि पहला नंबर जो है ना वो 5 है, और फिर 7, फिर 9 और फिर 11, यानी कि हर नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि पहला नंबर जो है वो 2 है, फिर 10, 18, 26, यानी कि हर नंबर के बीच में 8 का एग्जैक्ट डिफरेंस है। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि पहला नंबर 4 है, और फिर 14, 24, 34, हर नंबर के बीच में 10 का गैप है। अगर हर नंबर के बीच में एक प्रोग्रेशन हो, एक सीरीज ऑफ नंबर्स उस तरह से नंबर्स लिखे हुए हो और हर नंबर के बीच में एक ही जितना गैप हो, तो हम कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि ये 5, 7, 9, 11 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2, 10, 18, 26 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 4, 14, 24, 34 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, ए क्या बताता है? एक सिंबल होता है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे पहली टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। तो हमेशा आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना वो लेटर ए से डिनोट होगी। अच्छा, डी क्या डिनोट करता है? डी जो लेटर है ना वो डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लेटर डी से उसको डिनोट करेंगे, डी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे, या अगर आप थर्ड टर्म में से या अगर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दोगे, तो जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 5, 7, 9, 11। अगर कोई बोलता है कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो वैसे तो 2 नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो भी 2 आएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, यानी कि 9 में से 7 को माइनस करूँ तो भी 2 आएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को, 11 में से 9 को माइनस करूँ तो भी 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। अच्छा, अगर कोई मुझसे ये पूछता कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो मैं बोलूंगा 5। कोई बोलेगा कि सेकंड टर्म क्या है, तो मैं बोलूंगा 7। थर्ड टर्म क्या है, मैं बोलूंगा 9। और कोई बोलेगा कि फोर्थ टर्म क्या है, तो मैं बोलूंगा 11। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सवाल आपसे पूछे कि बताओ फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म क्या होगी। तो भाई पांचवी टर्म 13 होगी, क्योंकि 11 में अगर 2 ऐड करूंगा तो 13 आएगा। क्या किसी टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है? बिल्कुल, एक फॉर्मूला है, टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मिसाल के तौर पर पहली टर्म 5 है, दूसरी टर्म 7 है, तीसरी टर्म 9 है, चौथी टर्म 11 है, पांचवी टर्म 13 है। तो अगर पांचवी टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है तो TV5 लिखूंगा। टीवी है टर्म वैल्यू। एन क्या है सर? ये जो छोटा सा है, जिस टर्म की वैल्यू ढूंढनी है, अगर मुझे पांचवी टर्म की वैल्यू ढूंढनी है तो N5 होगा। इज इक्वल्स टू ए होती है पहली टर्म, वो है 5, और ब्रैकेट में आ रहा है n-1, यानी कि 5 - 1। और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, वो है 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पांचवी टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि होगी 5 जमा 5 में से 1 निकाला 4, 4 इंटू 2 8, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 13। तो इस तरह से टर्म की वैल्यू निकल सकती है, टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ लिया कि भाई कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा। कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया कि टर्म की वैल्यू कैसे आएगी, और उसके लिए a+n-1 डी वाला फॉर्मूला यूज होगा, और जिस स्पेसिफिक टर्म की हमें वैल्यू निकालनी होगी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको सम कैलकुलेट करना होगा। हम पहली वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहली वाली एग्जांपल थी 5,
7, 9 और 11। अगर मैं इसका सम कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसको ऐड करूं, तो 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11। अगर इनको मैं ऐड करता हूं कितना बन जाता है भाई? 5 7 होगा 12, ठीक है। 9 11 होगा 20, 20 12 कितना होगा? 32 होगा, ठीक है जी। तो सम कैलकुलेट करने का तरीका एक तो ये कि आप सबको ऐड कर लो, 5 7 9 11 ऐड करते हैं 32 बनता है। सर क्या कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, सम का फॉर्मूला है सम इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि सम कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, n डिवाइडेड बाई 2, n जितनी चीजें हैं, 5 7 9 11, 5 7 9 11 कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट में 2 इंटू ए क्या होता है? पहली टर्म, तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पर 2 है। अगर हम सम कैलकुलेट करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 बन जाता है। ब्रैकेट में आपके पास 2 इंटू 5 10 आएगा, और फिर 4 माइनस 1 3 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, 10 और 6 16 होगा, 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 32, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज, सम का क्या और कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक और फॉर्मूला है, वो है n डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस एल। सर ये l क्या है? ये l होगी लास्ट टर्म, ये l होगी लास्ट टर्म। 5 7 9 11, 5 7 9 11, पहली टर्म 5 है, आखिरी टर्म क्या है? आखिरी टर्म क्या है? आखिरी टर्म 11 है। तो आप सम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, सम इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 था, ब्रैकेट में आ जाए a यानी कि पहली टर्म और l यानी कि लास्ट टर्म। तो अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 2 2 बचता है, 5 11 ब्रैकेट में 16 हो जाएगा, 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सम का एक फॉर्मूला ये वाला होगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और सम का एक और फॉर्मूला ये वाला होगा n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एन। समझ आ रहा है तो सिर्फ चैट बॉक्स में इतना लिख दो, डन सर, गॉट इट सर, ओके सर, जी सर, मूव ऑन सर, ठीक है। और तेजी से इसी तरह से सुनते रहो, कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करनी हो तो करना, वरना ध्यान रखो। अब ये हो गई आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद दूसरी एक और प्रोग्रेशन जो है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास इस तरह से होगी कि मिसाल के तौर पर लिखा हुआ हो 2, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 आ गया। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। या मिसाल के तौर पर लेट से पहली टर्म हो 5, और लेट से 3 से मल्टीप्लाई हो रही है चीजें, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 3 135। ये आपका होगा क्या है? ये आपका होगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या रूल अप्लाई हो रहा है? देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है ना वो प्लस और माइनस अप्लाई होता था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस और माइनस अप्लाई होता था, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। अभी हम बेसिक बेसिक एग्जांपल हर चीज की देख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई हो रहा है कि 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ 16, या 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15, 15 3 से मल्टीप्लाई हुआ 45, 45 3 से मल्टीप्लाई हुआ 135। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से हो, 100, फिर आ जाए 50, फिर आ जाए 25, फिर आ जाए 12.5, ठीक है जी। आधा 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 होता रहे। इस केस में क्या हो रहा है? आप ये भी कह सकते हो कि 0.5 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, आप ये भी कह सकते हो कि 2 से डिवीजन हो रही है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला केस होगा ना, तो आप कहोगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट करती है। इस केस में अगर लेट से हम पहली वाली एग्जांपल ले लें, लेट से हम 2
4, 8 और 16 वाली एग्जाम्पल ले लें, 2, 4, 8 और 16 वाली एग्जाम्पल ले लें, तो 2, 4, 8 और 16 वाली एग्जाम्पल अगर हम लेकर चीजें समझते हैं आगे, तो ए क्या होगा, जल्दी से बताओ, ए क्या होगा? 2, 4, 8 और 16 में ए क्या है? अच्छा, 2, 4, 8, 16 वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ए और आर दोनों सेम होंगे। हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं, 5, 15, 45 और 135 ले लेते हैं। अगर हम 5, 15, 45 और 135 लेते हैं ना, तो इसमें आपके पास ए पहली टर्म होती है और वो होगा 5। ए जो है ना वो पहली टर्म होती है और वो है 5। और दूसरी चीज यहाँ पर होता है आर, यहाँ पे डी नहीं होता, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर डी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आर होता है, यानी कि कॉमन रेशो, और वो है यहाँ पर 3। आर क्या होता है सर? आर होता है कॉमन, आर होता है कॉमन रेशो, आर होता है कॉमन रेशो। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशो है ना वो 3 है। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 3 135। सर कॉमन रेशो कैसे कैलकुलेट हो सकता है? कॉमन रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर कॉमन रेशो कैलकुलेट करने का तरीका है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, या फिर कॉमन रेशो कैलकुलेट करने का तरीका है फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई सेकेंड टर्म को 15 को 5 से डिवाइड कर दे, तो क्या कॉमन रेशो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा। या अगर कोई ऐसा कर दे कि थर्ड टर्म को यानी कि 45 को सेकेंड टर्म से यानी कि 15 से डिवाइड कर दे, तो कॉमन रेशो आ जाएगा, फिर भी 3 आ जाएगा, यानी कि कॉमन रेशो आ जाएगा। या इसी तरह से आप अगर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे तो भी आपका कॉमन रेशो आ जाएगा। तो ये कॉमन रेशो कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। दूसरी चीज अब हम आ जाते हैं टर्म वैल्यू पर। यहाँ पर टर्म वैल्यू का फॉर्मूला है TVN इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n-1। TVN इज इक्वल्स टू ए आर पावर n-1। अच्छा सर, लेट से मुझे बताओ, 5, 15, 45, 135, इसके बाद क्या आएगा? 135 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 135 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? 135 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 405 बनता है। 135 के बाद आना चाहिए 405, 135 के बाद आना है 405। लेट से ये कौन सी टर्म है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? पांचवी है ना। अगर कोई मुझे बोलिए कि भाई आप पांचवी टर्म कैलकुलेट करो, तो मैं बोलूंगा ए यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कॉमन रेशियो 3 है, की पावर मुझे पांचवी टर्म कैलकुलेट करनी है, तो n हो गया 5-1। ठीक है जी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4। अच्छा, 3 की पावर 4 क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, 81 इंटू 5, 81 इंटू 5 जो है वो 405 बन रहा है। 81 इंटू 5 जो है वो 405 बन रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास टर्म वैल्यू भी आ सकती है, इस तरह से आपके पास टर्म की वैल्यू भी आ सकती है, और वो है 405। ठीक है जनाब। तो आपकी टर्म वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है ए आर पावर n-1। अब हम आ जाते हैं सम पर। हमारे पास जो नंबर्स थे वो थे 5, उसके बाद फिर 15, उसके बाद फिर 45 और उसके बाद फिर 135। अगर हम उसका नॉर्मल तरीके से सम कैलकुलेट करते हैं तो सम हो जाएगा 5 जमा 15 जमा 45 जमा 135। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5 जमा 15 जमा 45 जमा 135, ये बनता है 200। ये बनता है 200। सम का फॉर्मूला क्या है भाई? यहाँ पर सम के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू ए आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अच्छा जी, यहाँ पर ए क्या है भाई? ए पहली टर्म होती है जो कि 5 है। आर क्या है? आर कॉमन रेशियो होता है जो कि 3 है। और मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 चार चीजों का सम ले रहा हूं, तो पावर में 4 आया -1, नीचे आ जाएगा 3-1। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 बन जाता है 81। 81 में से 1 माइनस किया 80, 80 को 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर है 5 इंटू 80, और नीचे जो है ना 3-1 2 है, तो 5 इंटू 80, और नीचे जो है ना वो आ रहा है 2। तो आप देखो कि 200 आंसर आ रहा है। तो सम का एक ये फॉर्मूला हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। एक और फॉर्मूला भी है सम का, और वो है ए
और फिर 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही, ये आ गया 5, ठीक है जी, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 3 की पावर 4, नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस 3। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और यहाँ पर आपके पास जो है ना 1 में से अगर आप 3 की पावर 4 माइनस करते हो ना तो माइनस का 80 आता है, माइनस का 80 आता है, और नीचे 1 माइनस 3 यानी कि -2। तो अब ऊपर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5 इंटू 80 यानी कि -400, -400 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पर भी 200 ही आंसर आएगा। यहाँ पर भी आपका आंसर जो आएगा ना वो 200 ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलों में एक ये हो गया कॉमन रेशियो का, एक ये फॉर्मूला हो गया टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने का, एक ये फॉर्मूला हो गया सम का, और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया सम का। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज आखिरी जो मैं यहीं पर पढ़ाना चाहूंगा वो कहलाती है सम टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी। अच्छा, सम टू इन्फिनिटी के डिटेल्ड अलग वीडियो भी है, लेकिन उसको देखने की कोई ऐसा नीड नहीं है अगर यहाँ से आपको बात समझ में आ जाती है। वो यहीं पर मैं जो है वो कवर करता हूँ, और जो है वो फिर आपसे सवाल जवाब भी होंगे सारे। देखिए, लेट से अगर 10 हो, ठीक है जी, और फिर जो है ना वो इसका आधा 5, फिर इसका आधा 2.5, फिर इसका आधा 1.25, फिर 1.25 का आधा, 1.25 का आधा, 1.25 का आधा 0.625, 0.625, 0.625 का आधा 0.3125, 0.3125, फिर इसका आधा यानी कि 2 से डिवाइड करो तो 0.15625, 0.15625, और कैलकुलेटर पे डिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर डिवाइडेड बाय 2, फिर आ जाएगा और छोटा नंबर 0.078125, फिर और छोटा नंबर आ जाएगा, और छोटा नंबर, 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 डिवाइड करते जाओगे ना तो होगा ये कि इवेंचुअली जो आपका आंसर आ रहा होगा ना वो तकरीबन 0.000000000001, और फिर इवेंचुअली वो जीरो ही हो जाएगा, तकरीबन जीरो आ रहा होगा आंसर। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी पहली टर्म 10 हो, यानी कि अगर आपका ए जो है ना वो 10 हो, और आपका कॉमन रेशियो जो है ना, कॉमन रेशियो कैसे आता है, कॉमन रेशियो आता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 अगर करते हैं तो 0.5 आता है, कॉमन रेशियो जो है वो 0.5 है। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से कम हो, देखो अगर कॉमन कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होता है ना, मिसाल के तौर पर कॉमन रेशियो अगर 3 होता है तो अगली टर्म पिछली से ज्यादा होती है। यहाँ पर कॉमन रेशियो जब 3 था तो 5 के बाद 5 इंटू 3 15 बना, 15 इंटू 3 45 बना। अच्छा, जब कॉमन रेशियो 2 था, जब कॉमन रेशियो 2 था तो क्या हो रहा था, 2 था, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, अगली टर्म पिछली टर्म से डबल थी, डबल 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 डबल। तो कॉमन रेशियो जब 1 से ज्यादा होता है तो अगली टर्म पिछली से ज्यादा होती है। लेकिन अगर कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 होता है, जिस तरह से 0.5 हो, तो पिछली टर्म ज्यादा होगी, अगली उसकी आधी, फिर 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 उसकी आधी, कम होती जाएगी। अगर ऐसा केस होगा ना, अगर ऐसा केस होगा तो एक कॉन्सेप्ट है सम टू इन्फिनिटी का, वो ये कहता है कि ये जो सारी चीजें हैं ना इसका जब आप सम निकालोगे ना तो वो कितना आएगा एडिशन, वो हम बता सकते हैं। देखो, इसको समझने के लिए यूं समझो, एक बंदा अपने बैंक अकाउंट में आज 10 रुपए जमा करता है, फिर कल 5 रुपए जमा करता है, फिर कल 2.5 रुपए जमा करता है, फिर उसके बाद 1.25 रुपीज जमा करता है, फिर 0.625 रुपीज जमा करता है, फिर 0.3125 जमा करता है, फिर 0.15625 जमा करता है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो एक वक्त ऐसा आएगा उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होना रुक जाएगा। पहले दिन के आखिर में इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 10 रुपए होगा, दूसरे दिन के आखिर में इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 10 जमा 5 यानी कि 15 रुपए होगा, तीसरे दिन के आखिर में इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 10 जमा 5 जमा 2.5 रुपए यानी कि 17.5 रुपए होगा, चौथे दिन इसके बैंक का बैलेंस होगा वो 10 जमा 5 जमा 2.5 जमा 1.25 रुपीज, यानी कि कितना होगा भाई, यानी कि ये तकरीबन तकरीबन 18.75 रुपीज होगा। देखो, बैलेंस इंक्रीज तो हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज तो हो रहा है, पहले दिन 10 रुपए थे, फिर इसने 5 रुपए और जमा करवाए, 15 रुपए बैलेंस हो गया,
फिर 2.5 रुपए और जमा करवाए, 17.5 रुपए बैलेंस हो गया। फिर मजीद 1.25 रुपीज और जमा करे तो बैलेंस और इंक्रीज होकर 18.75 हो गया। लेकिन इवेंचुअली जब ये नंबर तकरीबन 0 हो जाएगा तो इसका जो बैलेंस है ना वो इंक्रीज होना रुक जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा ये बैंक में जाकर 0 रुपीज जमा कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर कोई सवाल ये बोले, अगर कोई सवाल ये बोले कि सम टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करो, या कोई सवाल ये बोले कि एक बंदा आज 10 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 2.5 रुपए, फिर 1.25 रुपीज जमा करवाता है और नंबर ऑफ ईयर्स पर कोई लिमिट नहीं हो, अगर वो बोले कि ये बंदा ये हरकत जो है ना वो करता रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, या फॉर एवर, कयामत तक, ये मर जाएगा इसके बेटे और वो मर जाएंगे तो उसके भी बेटे, तो बताओ उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस एंड में कयामत वाले दिन कितना होगा, फॉर एवर के बाद कितना होगा, या मैक्सिमम इसका बैंक बैलेंस कितना आगे तक पहुंच सकता है। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, सम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यानी कि आप लिखोगे 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 होता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 0.5 ये आता है 20 रुपए। इसका बैंक अकाउंट का बैलेंस 20 रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। आप अगर फारिग हो, रात को नींद नहीं आ रही हो, तो ऐसा आप कर भी सकते हो कि आप सोचो एक बंदे ने आज 10 रुपए जमा करे, फिर अगले दिन 5 करे, 15 रुपए बैलेंस हो गया, फिर उसके अगले दिन 2.5 रुपए जमा करे, 17.5 रुपए बैलेंस हो गया, फिर उसके अगले दिन 1.25 रुपीज जमा करे, 18.75 रुपीज बैलेंस हो गया, उसके अगले दिन 1.25 का भी आधा यानी कि 0.625 रुपीज जमा करे तो बैलेंस थोड़ा सा और इंक्रीज होकर 19 के आसपास चला जाएगा। लेकिन इवेंचुअली इसका बैलेंस 20 रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम सम टू इन्फिनिटी कहते हैं। इसकी डिटेल में अलग भी एक वीडियो लेसन है। और ये सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रहा है, सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा है कि एक हद आती है कि जिसके बाद बैलेंस इंक्रीज होना रुक जाता है। एक हद आती है कि जिसके बाद आपके अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होना रुक जाता है, प्रोवाइडेड के आर लेस देन 1 हो। अगर आर ग्रेटर देन 1 हो, अगर आर 1 से ज्यादा हो तो 10 के बाद फिर लेट से आर अगर 2 हो तो 20 रुपए जमा करेगा, 30 हो जाएंगे, फिर 40 रुपए जमा करेगा तो 70 रुपए हो जाएंगे, फिर 80 रुपए जमा करेगा तो 70 और 80 150 रुपए हो जाएंगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना उसकी कोई लिमिटेशन ना हो। अगर कोई बोलता है कि एक बंदा 10 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 2.5 रुपए जमा करता है 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद उसका बैलेंस कितना होगा, तो तुम बोलोगे 17.5। यहाँ तो नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए ही नहीं होंगे। यह सवाल बोलेगा हमेशा के लिए ऐसा काम हो रहा होगा, कभी भी ये बंदा रुकेगा नहीं। तो इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर नंबर मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने फास्ट फास्ट आप लोगों से डिस्कस करे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इसको नोट करोगे, इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार जब देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी इस चैप्टर की क्लियर होंगी, और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो मजीद क्लैरिटी आप लोगों को हासिल होगी। तो इसको जरूर अच्छे से देखो और कॉपी